If you dare to show, come at us, not at our houses, and the ladies and the kids. Come target us. We are here. We are strong. We won't back down even 1 inch. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर मणिपुर से जुड़ी हुई है। मणिपुर से जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। किस प्रकार से असम राइफल को, इंडियन आर्मी को वहां पर कुकी के द्वारा चैलेंज किया जा रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसे मंजूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले त्रिपुरा से आई इस खबर को आप देख लीजिए, जहां पर असम राइफल के जवानों पर हमला किया गया। त्रिपुरा में असम राइफल के जवान गांजे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। त्रिपुरा में भारी मात्रा में गांजे की खेती की जा रही थी। असम राइफल को जैसे ही पता चलता है, असम राइफल वहां पर उस खेती को उखाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए पहुंच जाती है। स्थानीय लोग इतना गुस्सा होते हैं कि असम राइफल के जवानों के ऊपर हमला कर देते हैं। अरे आप जिस खेती को उगा रहे हैं, जिस नशे को आप उगा रहे हैं, वो आने वाले वक्त में आपके बच्चों का ही दुश्मन बनेगा। वो आने वाले वक्त में इस देश के युवाओं का दुश्मन बनेगा। कौन समझाए इन लोगों को जिन्होंने असम राइफल के जवानों पर हमला किया है। ये वीडियो आप देखिए और फिर अपनी राय दीजिए। उसके बाद मणिपुर की रिपोर्ट। Hello, dear Tangkhuls and Kachanagas in Manipur and Meiteis. If you dare to show, come at us, not at our houses, and the ladies and the kids. Come target us. We are here. We are strong. We won't back down even 1 inch. Keep that in mind and fucking come at us if you are. Amen. Ôi, gas. Gas không cặp đàn va. Có không cặp bằng ổ gì. मणिपुर के अखरूल में हिंसा भड़कने की जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें कल भी हमने आपको दिखाई और आज भी वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों ने लिटन सराई खोंग गांव में कई घरों में आग लगा दी। इस घटना के बाद हालात बिगड़ने की आशंका में प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट सेवाओं को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है, ताकि आगे की हिंसा और अफवाहों को रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया है कि कुछ समूहों ने पहाड़ी गांव के पास हवा में कई राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। कई ग्रामीण आवश्यक सामान लेकर पड़ोसी कांग पोकवी जिले के सुरक्षित क्षेत्रों की तरफ भाग गए, जबकि तांगखुल गांव के कई ग्रामीणों के भी इलाका छोड़ने की जानकारी मिली है। कुकी और माइते के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, लेकिन कुकी और नागा के बीच अब विवाद शुरू हुआ है और उसकी तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। असम राइफल, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ मिलकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कब तक जो है आप शक्ति का, ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हथियारों के दम पर एक समुदाय दूसरे समुदाय को डरा रहा है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जब तक इन लोगों के पास हथियार रहेंगे तब तक मणिपुर में शांति नहीं आ सकती। हालांकि ये तस्वीरें देखिए, किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है जो असम राइफल और भारतीय सेना को आंखें दिखा सके। और अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए मणिपुर में स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। Chị là cái những nó anh đi xử nào là khóc tay rồi chứ mà thấy kia cái treo rồi là chị ôi chị chị phải nấu cái gì này có tao là quyết thoát tay mình cái này chừng ran chơi là thoát tay rồi
그러가 신나 소위 집시지. As you know that there is a little trust deficit between the communities. So we are trying to negotiate. And as you know that this is the only solution. We are starting to dialogues in different platforms, the Home Ministry level, Prime Minister, PMO level, and even the state ministries level. See, this is the way. अभी खर्च चला दिया और किस में आ रहे तुम लोग क्यों खर्च चला रहे हो उधर तो प्रॉब्लम सॉल्व होने मास्क निकालो बहन की लो रे तुम लोग क्यों खर्च चला रहे हो उधर वहाँ पे जाके लाइट ऑन करना लाइट ऑफ करो लाइट ऑन करो देना है तो ले अच्छा सिलू ये अभी क्या चल रहा है चला रहा है तमाशा से देख रहे हैं आप लोग कमांडर ऑर्डर कोई तक लेते हैं भाई है Where's the commander? All right, you. Come on, here. नहीं ही नहीं कमांडर क्यों चलाया ये? तुम लोग क्यों चलाया ये? भाई नहीं है 안토 질라. 아시 짱르가 토테 I'm 네 not. I'm going to dog him. No. I'm not going to beat him. brother sorry but like you are in the limelight because of what you have played. Remove everything. Sorry, brother. You're the one. You're Yeah. You stand here as a minister, right? You I respect stand you here as a brother, Commander, okay? no. But look at me bro. किसने आदेश क्या दिया तुम लोग को ये चलाने के लिए? But this is not how you have been disciplined, yeah? This is not the way that you have been disciplined. This is not the way you handle things. Yeah. Not. Don't become a चलिए दोस्तों, अब खबर राजस्थान से है, जहां पर एक्सरसाइज रुद्र शक्ति चल रही है, जिसमें हमारी भैरव कमांडो बटालियंस हो या रुद्र ब्रिगेड हो, मिलकर सैन्य अभ्यास किया है। और अभ्यास ऐसा जिसमें तोफखाना भी था, टैंक भी थे, इन्फेंट्री के जवान भी थे, ड्रोन भी थे, एयर डिफेंस सिस्टम भी था। यही रुद्र ब्रिगेड की खास बात है। इस वीडियो को देखिए, क्योंकि भारतीय सेना जिस लेवल पर तैयारियां कर रही है, यकीनन पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, थैंक यू इसके लिए। बजट में एक चीज और बड़ी अहम थी, जिस पर इस वक्त बहुत क्या कह सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन नाराज हैं, बातचीत हो रही है, वो है डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स को लेकर। एक छोटी सी बड़ी बारीक सी लाइन सरकार ने कह दिया कि भाई डिसेबिलिटी पेंशन पर अब आपको टैक्स देना होगा। उन जवानों को जहां तक मैं समझ पाया, मैं चाहूंगा कि आप पिक्चर क्लियर करिएगा कि कई जवान हैं जो डिसेबल्ड हुए और साथ ही में उनको कह दिया कि भाई आप जाइए, अपने घर जाइए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी कलर सर्विस करते हैं, 20 साल 24 साल अपनी सर्विस करते हैं, उसके बाद आते हैं। उन जवानों के लिए जो कलर सर्विस करके आए, उनको कहा जा रहा है कि भाई आपकी पेंशन पर, डिसेबिलिटी पेंशन पर आपको टैक्स देना होगा। शायद मैं क्लियर हूं, अगर नहीं तो आप सब पिक्चर को क्लियर करिएगा और कैसे इस फैसले को आप देखते हैं। पहले आप अग्निवीर लाए, मोराल तोड़ दिया, अब आप डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स मांग रहे हैं, वो भी उस जवान से जो इस देश के खातिर
अपाहिज हुआ है, अपंग हुआ है सर? देखिए, पहले तो इस चीज के ऊपर बहुत गुस्सा है इसको वेटरन्स का, और खासतौर पे मैंने काफी इस पे आर्टिकल्स पढ़े हैं इसमें वेटरन्स ने, अपने सीनियर वेटरन्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दूसरा, आप एक एक अनाउंसमेंट करते हैं कि फौज ने इसको जो पहल इसकी फौज से हुई थी और इसको फौज के इसको रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ने किया, तो आपने सीधा बंदूक फौज के ऊपर डाल दी, विच इज इनकरेक्ट। एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव। माफी के साथ एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में से पूछा गया था, सर अग्निवीर के बारे में आप कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये तो आर्मी का फैसला है। तो कुछ वैसे Yes. ही चीजों को आर्मी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिकॉज देखिए, क्रिटिसिज्म आएगा, ऑपोजिशन आपका खड़ा होगा, तो बेस्ट है कि उसको बोलो कि फौज को ने उसको मांगा, तो फौज को क्रिटिसाइज करना एक ऑपोजिशन लीडर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसकी ट्रोलिंग भी हो जाती है। उसने राहुल गांधी ने एक दो स्टेटमेंट्स आर्मी के अगेंस्ट भी दिए हैं, जिसकी वजह से राहुल के ऊपर काफी उसको एडवर्स पब्लिसिटी मिली है, और इसलिए वो आज बहुत केयरफुली अपनी स्टेटमेंट्स निकालता है। और वो खास तौर पे उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट ये होती है कि इसको फौज हमारे हमको गर्व है हमारी फौज के ऊपर, जिस तरीके से फौज काम कर रही है, और हमको फौज के अगेंस्ट कोई बात नहीं करनी है। तो वो एक क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं इसके बारे में ऐसे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिकॉज देखिए, इनवैलिड जो होता है, आपका इनवैलिडेटेड जो होता है, मींस उसको फौज को छोड़ना पड़ता है, उसको ऐसी डिसेबिलिटी होती है कि उसको फौज रख नहीं सकती, उसको तो आपने एग्जेम्प्ट कर दिया। दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं जो फौज में डिसेबिलिटी के साथ अपनी सर्विस कर रहे हैं, और डिसेबिलिटी आपको क्यों दी जाती है ये समझने की जरूरत है, बिकॉज अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे देन आप इस मुद्दे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। डिसेबिलिटी इसलिए दी जाती है कि आप जहां पे सर्व करते हैं फौज में, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, सियाचिन, वहां अवलांच होता है, बहुत सारी आपको चोटें लगती हैं, आपकी वैली में आपको चोट लगती है, आप दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, आप टेररिस्ट का मुकाबला कर रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, दिन रात भूखे पेट, आपके लिए कोई फेस्टिवल नहीं है, आपके लिए कोई त्योहार नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती टाइम पर, बिकॉज नेशनल ड्यूटी आप कर रहे हैं। तो आपकी जो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकते हैं। घर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप उसको टाइम पर अटेंड नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और जिस फौज के एनवायरनमेंट में आप जो काम करते हैं वहां पे भी स्ट्रेस लेवल है, बिकॉज आपको इसको पता नहीं अगली गोली पे आपका नाम लिखा है कि नहीं लिखा। तो इस टाइप की जो आपकी एनवायरमेंटल सिचुएशन है वो शायद गवर्नमेंट समझ नहीं पाई। और जब आपको एक डिसेबिलिटी मिलती है, मैं कोई जानबूझ के तो डिसेबिलिटी लेता नहीं ना, इसको मेरे ऊपर आगे कोई प्रॉब्लम आ गई, मुझे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रेस हो गया, कुछ हो गया, और डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया, और इसका एक प्रॉपर बोर्ड बैठता है, उसमें एक डॉक्टर का डिसीजन नहीं होता, 3-4 डॉक्टर का बोर्ड बैठता है, उसको इसको हाईएस्ट लेवल तक इसको मेडिकल का जो होता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, जो हेड होता है डीजीएमएस, डीजीएफएमएस वगैरह, तो उसको अप्रूव करता है। तो जब उसने एक आपको सर्टिफिकेशन दे दिया कि ये डिसेबिलिटी इज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, तो आई थिंक गवर्नमेंट को कोई हक नहीं बनता है। और अगर फौज ने भी बोला है तो गवर्नमेंट को उसको रिजेक्ट करना चाहिए। अगर ये फौज से आया, बिकॉज मैं जानता हूं जनरल रावत के टाइम पे ये प्रपोजल आया था, मैंने इसको पढ़ा था, जनरल गॉड ब्लेस हिज सोल, बट वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जनरल रावत ले लिया था उस टाइम, और गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर देना इसको चाहिए था। जब गवर्नमेंट ने फौज का अग्निवीर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया,
बिकॉज जिस तरीके से फौज अग्निवीर को इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रही थी, वो प्रपोजल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल फौज पे थोपा। तो सिमिलरली डिसेबिलिटी में भी अगर मैं ये चीज मान लूं, अगर एक मैं इसको स्टेटमेंट जो है निर्मला सीतारमण की मैं मान लूं कि फौज का प्रपोजल था ये उसको करना, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। नहीं, हमारे जवान जो हैं वो जो है ऐसे एरियाज में हैं और ऐसी जगहों में हैं, हम उनको जो है आप जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आपके एमएलए 2-2, 3-3, 4-4 उसको पेंशन ले रहे हैं, उसको वो पेंशन आप क्यों दे रहे हैं उनको? और जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो उनकी कैंटीन है, उन जो फैसिलिटीज उनको मिलती हैं पार्लियामेंट में, सबको सब्सिडाइज्ड, आप उनको सब्सिडाइज क्यों दे रहे हैं? तो ये लार्जर मुद्दे हैं जहां पे आपको लगता है कि क्योंकि अगर फौज के साथ आप कुछ करोगे तो फौज का तो मुंह नहीं खुलेगा, और कोई भी अभी हम नहीं देख रहे इसको फौज से कहीं पर भी कोई स्टेटमेंट आई हो। एक पॉइंट मैं क्योंकि में रेज करना चाहता हूं, और क्योंकि पिछले 1-2 साल से जब से मैं इस चैनल पे डिफेंस डिस्कशन पे काम कर रहा हूं, तो मैं ऐसी खबरों को फॉलो करता रहता हूं। 2024 के जून जुलाई के बाद से या 2025 में एक चीज मैंने देखी कि कई बार इस प्रकार के आर्टिकल्स आए कि इंडियन आर्मी अफसर जो हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन का फायदा उठा रहे हैं, वो डॉक्टरों से अप्रोच करके मिलकर जो है पूरी सर्विस वो फिट रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने आना होता है तो वो डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो क्या ये वो क्रोनोलॉजी सेट की जा रही थी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि पहले विवाद खड़ा किया जाए, उसके बाद एक फैसला सुनाया जाए? देखिए राजेश जी, कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे और ये बात जो आप बोल रहे हो सच्चाई है, इसमें ये कोई इसको फैब्रिकेट नहीं किया गया है, इसमें आपके पास डाटा भी है और आपने काफी ऐसे केसेस पकड़े भी हैं और उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म भी किया है। तो इसको सिस्टम का यूं फायदा सीनियर ऑफिसर्स ने लिया है, और खास तौर पे मैं देखता हूं कि सीनियर ऑफिसर्स, मैं चीफ को उसको नेम नहीं करूंगा, वो जो एक चीफ ने भी डिसेबिलिटी पेंशन लिया, तो उसको चीफ कैसे बना दिया आपने जब उसकी कोई डिसेबिलिटी थी और उसने पेंशन क्यों लिया? और जो तो एक बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक एग्जांपल सेट करें, बट एक्सेप्शन कैन नॉट बिकम द रूल ना। एक चीज हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको बहुत अच्छी इसको सेइंग है दैट यू एक्सेप्शन कैन नॉट बिकम द रूल। तो अगर आपके एक तालाब में कुछ गंदी मछलियां हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका तालाब गंदा हो गया। तो यू मस्ट रिमूव दोज जो आपकी गंदी मछलियां, उसको निकालने से आपका तालाब आपका साफ हो जाता है। तो सिमिलरली मैं ये मानता हूं कि अगर 4%, 3%, 5% केसेस हुए हैं ऐसे, तो जो वो केसेस की वजह से आप रूल नहीं बदली कर सकते, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द बैलेंस 95%। तो आप एक्सेप्शन कैनॉट बी मेड द रूल, एंड इसलिए मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूं और मैं अपील करता हूं आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को कि इसको ये इस ऑर्डर को वापस लें। आप politically motivated है। You are politically motivated. You are going the wrong way. You are going the wrong way. You guys are going wrong No. way, blaming an ex-chief. We did not blame an देश ex-chief. की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। We stood by an ex-chief when he blamed the Congress for विशंबर दयाल 2008. का ओपिनियन इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, शब्द की मर्यादा रखते हुए डिबेट हो तो बेहतर है। अब तू कैप्टन तू है क्या मेरे सामने? मत चल कैप्टन, तू क्या है मेरे सामने? व्हाट आर यू मेरे सामने? सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया।
थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स सर, शुक्रिया आपका इसके लिए। दरअसल एक बड़ा हटकर मुद्दा है सर, तमाम टीवी चैनल्स की डिबेट में मैं आपको भी देखता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे साथ मेरे टीवी प्रोग्राम में भी आप आते हैं और बहुत एक हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, और मुझे लगता है कि काफी लोग सुनते हैं और कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, खुश होते हैं कि सर हमने आपकी डिबेट को सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें ये चीज नहीं थी पता। लेकिन कुछ डिबेट्स ऐसी हो रही हैं जिसे आज एक बहुत पूरे देश में सरप्राइज हो रहे हैं कि ये आर्मी के वेटरन्स, डिफेंस एक्सपर्ट आपस में क्या कर रहे हैं। खासकर मेजर जनरल विशंबर दयाल सर और कर्नल दानवीर सर की जो डिबेट हुई न्यूज 18 पर, रूबिका लियाकत मैडम वहां पर एंकर थी। जिस प्रकार से दो आर्मी के वेटरन्स आपस में उस लेवल तक पहुंच गए जिस लेवल तक मैं बख्यान नहीं करना चाहता अपने चैनल पर, अच्छा नहीं लग रहा था सर। अब से पहले हम देखते थे कि एक मौलाना को पकड़ लिया, एक हिंदू धर्म के गुरु को पकड़ लिया, और दोनों को मीडिया ने आपस में लड़ा दिया, टीआरपी मिल गई। लेकिन अब जनरल और कर्नल को लड़ाकर जो है मीडिया टीआरपी बटोर रहा है। मीडिया के लिए तो अच्छा है सर, लेकिन देश के लिए, वेटरन्स के लिए मुझे लगता है कि ये सही चीज नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर? धन्यवाद राजेश जी, मैंने भी सुना है वो वीडियो, एंड पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ये पहली बार नहीं मैं देख रहा हूँ कि एक वेटरन एक टीवी शो में आके अपने फौज की गरिमा को कम कर रहा है। पहले भी हमने देखा है, बट ये बहुत एक अलग सा एक इसको नज़ारा दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि मैं अगर कुछ साल पहले अगर चला जाऊं और अपनी फौज की लाइफ में चला जाऊं, क्योंकि अब रिटायर्ड हूं, अगर अपनी फौज की लाइफ में चला जाऊं तो फौज में एक चीज सिखाई जाती है और वो बहुत यूनिक है कि सीनियरिटी की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और ये लाइफ लॉन्ग। रैंक रिटायर्ड नहीं होता है, मैं बीच में टोक रहा हूं, आप बात पूरी करिए। लेकिन हमें जो सिखाया जाता है कि रैंक रिटायर्ड नहीं होता, इंसान रिटायर्ड हो गया है, जनरल साहब ये कर्नल साहब लगेगा मरते दम तक। बिल्कुल, और वो उस रिस्पेक्ट के दायरे में बात होनी चाहिए कायदे से। और दूसरा है कि हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, यू सी, हम इसको अलग अलग सोच रख सकते हैं, वो बहुत जरूरी भी होता है, बिकॉज लोगों को अगर अपनी अलग सोच होगी तो वो डिबेट ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। तो अपनी सोच अगर आपकी अलग है और दूसरे की सोच अलग है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ऐसे डिबेट में या एक ऐसी इंटरेक्शन में पड़ जाएं जिससे आप दूसरे को डिसरिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे बाकी जो फौज की छवि है वो खराब होती है। बिकॉज आप देखिए, इसको यूथ भी देखते हैं प्रोग्राम, और फिर ऐसे प्रोग्राम वायरल भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। और सोशल मीडिया पर जानते हैं कि सोशल मीडिया में कैसे ये प्रोजेक्ट होता है। तो सोशल मीडिया में जब ये आता है तो लोग क्या समझते हैं कि देखिए, अब फौज के अंदर भी पॉलिटिकल, जैसे बोलते हैं ना, पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हो रही है, और वो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है। बिकॉज फौज कभी भी पॉलिटिकल नहीं होती है, फौज उसके अंडर काम करती है जो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमको एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी है, आपका लेजिस्लेचर है, आपका एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सबके दायरे में फौज काम करती है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करती है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी को प्रोजेक्ट करने के लिए भी काम नहीं करती है। अब अगर आप देखें तो ये डिबेट में जो जनरल नरावने की किताब के ऊपर था, एक दो व्यूज थे। एक तो कर्नल दानवीर, जिनको मैं जानता हूँ, एक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दोनों को मैं पर्सनली जानता हूँ। ओके सर। तो कर्नल दानवीर जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे कि जो नरावने ने या जनरल नरावने ने किया वो गलत है, और
वो सही है, रादर वो चीज इस गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो सही है। वो दानवीर का इसको ये मानना था कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो सही है, और वो बुक में अगर ऐसी कोई चीज है जो नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करती है तो वो पब्लिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मैं बीच दूसरा में कर्नल दानवीर तो वही है सर जो डीडी न्यूज में भी प्रोग्राम होस्ट करते हैं। डीडी न्यूज वो सरकारी है, सरकारी बेसिक है तो यस वो ओके। बेसिकली गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट अपना रख रहे हैं। ये आप उनको एक एक अलग और हैसियत से देखें कि वो डीडी न्यूज में है और उधर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका स्टैंड होगा कि जो भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया वो सही है। एग्री। दूसरा जो जनरल विशंबर दयाल हैं, आर्मर्ड कोर के हैं, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरीके से। वो एक एंटी गवर्नमेंट स्टैंड अपना लेके आए हैं कि भाई ब्रिगेडियर दालवी की बुक भी 1962 के बाद पब्लिश हुई थी, अराउंड 64-65 में पब्लिश हुई थी किताब, और उसमें साफ टिप्पणी थी कि जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया 62 में वो सही नहीं था और जो इस टाइप का एक्शन होना चाहिए। तो वो एक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे थे कि जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी या उस टाइम का डिस्पोजिशन था, उसने जो इसको गलत नहीं माना, बल्कि लोगों के सामने एक सच्चाई पेश करने की कोशिश करी, और वो एक्सेप्टेबल भी थी उस टाइम की गवर्नमेंट को। और जो कर्नल दानवीर बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो जनरल इसको नराने की किताब में ऐसे कुछ तथ्य हैं जो अपने नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा, डिस्पैशनेटली अगर मैं देखूं, देखिए दोनों इसको मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हैं, और मैं दोनों में से किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा और मैं पक्षपात नहीं लूंगा, बिकॉज दोनों की अपनी अपनी कंपल्शंस हैं जिसकी वजह से वो अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। और एक तो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट दे रहा है, एक ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट दे रहा है, और दोनों की अपनी अपनी कंपल्शंस है। जो सच्चाई या तथ्य मैं यहां पे लाना चाहता हूं व्यूअर्स के एक्चुअली सामने, ये है कि बिकॉज मैंने भी किताब लिखी है जी, ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ, और अभी मैं एक और किताब अपना लिख रहा हूं जिसका फॉरवर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ देंगे, और ये उनकी परमिशन ले ली है मैंने। तो एक आपको प्रोसेस मैं आपको बताता हूं कि एक किताब पब्लिश होने से पहले जो भी अगर ऐसा उसमें आप फौज के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, आफ्टर ऑल ये जनरल नरवणे का मेमोयर था, ये उनकी जीवन की कहानी थी, और उसमें खास तौर पे अग्निवीर का भी जिक्र है, वो हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र है अग्निवीर का। और दूसरा है कि वो एक गलवान का जिक्र है, और जो इसको अप्रैल 2020 से चाइना जो बॉर्डर पे आया हुआ है, और जो गलवान का बाद में इंसिडेंट हुआ 2-3 महीने बाद, तो जो उसका भी जिक्र है। तो क्योंकि मैंने ये किताब अब इसका प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि वो किताब में क्या ऑब्जेक्शनेबल है और क्यों नहीं, और उसको गवर्नमेंट ने क्यों रोका, और क्या रोकना चाहिए था या नहीं चाहिए था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले है कि एक प्रोसेस है, सपोजिंग अगर मैंने किताब लिखी है तो उसका एक मैन्युस्क्रिप्ट बनेगा, एक टाइप्ड मैन्युस्क्रिप्ट जो तैयार होगा कि उस किताब में क्या क्या चैप्टराइजेशन है और क्या क्या मैं लिखना चाहता हूं, और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी हार्ड कॉपी आप एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी में, ADG-PI, पब्लिक इंफॉर्मेशन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो उसको आपने सबमिट करनी है अपने क्लियरेंस के लिए।
और एक बार आपको क्लियरेंस मिल जाती है, उसके बाद ही उस किताब की प्रिंटिंग होती है और उसकी पब्लिकेशन होती है। अब इस केस में मैं एक चीज और अलग देख रहा हूं कि किताब की प्रिंटिंग किताब के अप्रूवल से पहले ही हो गई और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गवर्नमेंट को एक्चुअली पता ही नहीं चला कि वो बीच में आपने उसको किताब को कुछ उसके जो उसका जो एक्सर्प्ट्स थे वो पब्लिशर ने पब्लिसिटी करी उस किताब की। ओके। जब उसने पब्लिसिटी ये करी तब इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ऐसी कोई किताब आने वाली है। बिकॉज कहीं पर भी मैंने जनरल नरावने को एक स्टेटमेंट सुनते नहीं देखा या बोलते नहीं देखा कि वो किताब लिखने के बाद मैन्युस्क्रिप्ट गवर्नमेंट को दिया था उसको अप्रूवल के लिए। ये चीज कहीं सामने नहीं आ रही है। ओके। तो ये आनी चाहिए थी। दूसरा है कि किताब के अप्रूवल के बाद ही प्रिंटिंग होती है। अब यहाँ पे किताब छप जाती है और बाहर की कंट्रीज में सुना है मैंने कि उसका जो सेल भी हुआ और इसको अमेज़न में भी डाला गया शुरू में। जो जी। इसको अमेज़न में डाला गया कि भाई ये किताब अवेलेबल है इस प्राइस पे फलाना ढिमका। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी के पास वो कॉपी कहाँ से आ जाती है जिसको वो दिखा रहा है सबको कि भाई ये किताब है जो नरावनी की। तो ये कहीं ना कहीं पे अगर आप ये डॉट्स को कनेक्ट करें कि भाई अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया है तो वो छपी क्यों और क्या छपने के बाद गवर्नमेंट को पता चला और फिर गवर्नमेंट ने मना किया। तो ये सारी और लास्ट पॉइंट है जनरल नरावने ने स्टेटमेंट दिया है कि किसी ने उनसे पूछा था कि किताब कब छपेगी तो उन्हें बोला था नाउ इट इज बिटवीन पब्लिशर एंड द गवर्नमेंट। प्रोसेस ये नहीं है, इट हैज टू बी बिटवीन द राइटर एंड द गवर्नमेंट। मैंने किताब लिखी है, मैंने अप्रूवल लेना है, पब्लिशर ने थोड़ी अप्रूवल लेना है। तो दैट आई थिंक इज मुझे लगता है जो मेरी समझ है जो बिकॉज मैंने भी किताब लिखी है और एक प्रोसेस मैंने भी फॉलो किया था, तो समझ है मेरी के ड्यू प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, किताब में ऐसा क्या है जिससे गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन ले रही है? बिकॉज आफ्टर ऑल लिखी किसने किताब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिखता तो शायद इतनी ज्यादा उसको वो अहमियत नहीं दी जाती, बट अगर एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लिखता है और ही इज वन पर्सन हु इज द हॉर्सेस माउथ बोलते हैं ना, कि जिसको पूरी जानकारी है एक पर्टिकुलर चीज की, गवर्नमेंट के साथ किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 to 1 जी। बिकॉज मेरी रैंक में तो एक प्रोसेस होगा, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, बट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डायरेक्टली करता है। बिल्कुल। उस रक्षा मंत्री के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, सबके साथ। आपने सिंदूर में भी देख लिया कि किस तरीके से आर्मी चीफ्स और जो सर्विस चीफ जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली। और वंस इन अ वाइल प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी 1 to 1 मीटिंग भी होती है। प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं मेरे पास आए और ब्रीफ करें कि हमारी जो सुरक्षा है वो कैसी है देश में। तो यहां पे मुझे लगा कि 2 मुद्दे हैं जहां पे किताब एक्चुअली फंस गई है।